नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विश्व एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी SSC लेखपाल 2026-27 के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे संपूर्ण भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। आज की क्लास में हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के उन चुनिंदा सवालों को हल करेंगे जो पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ये आपका सबसे बेहतरीन रिवीजन होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। मोतीलाल नेहरू उन कांग्रेस नेताओं में से एक थे जिन्होंने वर्ष 1928 में भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित था? तो मूल भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। मूल भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अंग्रेजी भाषा में हस्तलिखित है, जबकि संविधान को हिंदी भाषा में सुलेखन किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य जी ने किया था। इन्होंने लेखन कार्य मुफ्त में किया था, जबकि संविधान के पन्नों को सजाने का काम वसंत कृष्ण वैद्य और शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो ये आपका था 1909 का परिषद अधिनियम। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के सुधारों का विस्तार था। इस अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश के संदर्भ से लिया है? तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं आपकी कनाडा से। कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से। देख लेंगे मेन अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा से, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का गठन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और सरदार पटेल जी के पास कौन कौन से विभाग थे? तो उनके पास थे क्या? गृह विभाग, सूचना विभाग और प्रसारण मंत्री थे। गृह, सूचना और प्रशासन मंत्री। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे, तथा राजगोपालाचारी कौन थे? शिक्षा मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राजनीति के निदेशक सिद्धांत, सबसे छोटा लिखित संविधान। तो ये क्या? सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये क्या? सबसे छोटा लिखित संविधान भारत की विशेषता नहीं है, अन्य सभी हैं। नेक्स्ट क्या देख लेंगे। इसमें जो भारतीय संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान ना होकर विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, 12 अनुसूची और 8 मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूची थी। अब कितनी? 12 और 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान की बात कर रहा हूँ। भारत के संविधान की अन्य विशेषताएं विभिन्न स्रोतों से विशेष सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, त्रिस्तरीय सरकार एवं एकल नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता। तो ये अर्धसंघीय संरचना भी है, शक्तियों का वितरण भी है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता भी है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिबद्ध का मतलब भारत में प्रतिबद्ध न्यायतंत्र की व्यवस्था नहीं की गई है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो आपका रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और B.N. राव संवैधानिक सलाहकार थे। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। तो ये कैसा स्वरूप है? सहकारी संघवाद, परस्पर विरोधी संघवाद, सौदाकारी संघवाद या केंद्रीकृत संघवाद। तो एक ऐसा सहकारी संघवाद है, सहकारी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और दूसरा 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और तीसरा क्या हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, दूसरा 11 दिसंबर 1946 को हुआ था
और प्रथम में अस्थायी अध्यक्ष किसे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और दूसरे में राजेंद्र प्रसाद का निर्विरोध रूप से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 11वें अधिवेशन में क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और 24 जनवरी 1950 को एक बैठक हुई जिसमें सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संघवाद का कहाँ से लिया गया? ये अभी सबसे पहला क्वेश्चन कराया था मैंने, दूसरा कनाडा से। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। भारतीय संघवाद कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिए गए उपबंध भी देख लेंगे। यूएसए से क्या क्या लिया गया है एक बार देख लेंगे जल्दी से। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये इतनी सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं? अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम और स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक। मांटफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो मांटफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासन करना था। द्वैध शासन रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मांटफोर्ट सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया गया था कि इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई तथा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांटा गया और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी अपनाई गई थी और द्वैध शासन का सिद्धांत लियोनस कार्टिस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित किया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। 1946 की अंतिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? ये आपके थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें देख लेंगे अंतरिम सरकार जब बनी थी तो उसमें कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मामले, सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, श्रम मंत्री जगजीवन राम, रेलवे परिवहन मंत्री आसफ अली और शिक्षा मंत्री राजेंद्र प्रसाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्व एकेडमी पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं यूपी SSC लेखपाल 2026-27 के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान को, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग आज की क्लास में यूथ कंपटीशन टाइम्स के उन चुनिंदा सवालों को हल करेंगे जो पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए हैं। आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना है क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ये आपका सबसे बेहतरीन रिवीजन क्लास होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये आपका तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर जिसको ये PDF चाहिए होगा तो सीधे से टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप उससे जुड़ के PDF प्राप्त कर सकते हैं और पूरा डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? किसने अपने हाथ से लिखा था? ये लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ठीक है, और इसे हिंदी में किसने लिखा था? तो हिंदी में इसको वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो ये भारत का 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसी का विस्तार था। 1892 के सुधारों का विस्तार कौन था? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और देख लेंगे इसमें किसके पास कौन से मंत्रालय थे। तो गृह मामले, सूचना एवं प्रसारण विभाग के मंत्री कौन थे? ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजेंद्र प्रसाद के पास कौन कौन से विभाग थे? तो वो थे खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। राजगोपालाचारी जी शिक्षा मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है?
तो इसमें से त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राजनीति निर्देशक सिद्धांत सबसे छोटा है, तो ये ही नहीं है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो प्रतिबद्ध न्यायतंत्र ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है, न्याय स्वतंत्र है। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो ये रखा था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ रूप क्या है? तो ये सहकारी संघवाद सबसे श्रेष्ठ है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघवाद निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया आपका कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? मॉन्टफोर्ड या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये 1909 में आया था। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ये क्या कह रहा है कि मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये कि द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन था। केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित जो रियासतें थी उनके मध्य शक्तियों का विभाजन था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1946 के अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मामले सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। रेलवे परिवहन मंत्री आसफ अली थे और शिक्षा मंत्री श्री राजगोपालाचारी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री, जगजीवन राम प्रथम श्रम मंत्री, मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो ये लगभग 1,17,369 शब्दों से मिलकर बना है। लगभग कितने शब्दों से? तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है, ठीक है। क्या 1,17,000 1,20,000 वाला आसपास मान लिया जाएगा, 1,20,000 के आसपास मान लिया जाएगा, क्योंकि 1,17,369 शब्दों से मिलकर बना है। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, और इसमें लागत कितनी आई थी? 63,96,729 रुपए का। भारतीय संविधान को माना गया है कैसा? संघीय, एकात्मक, संसदीय, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? यह एक लिखित संविधान, ये तो विशेषता है। नेक्स्ट देखेंगे, यह अनुमेय इसे संशोधित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। यह अनम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी कि इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र राज्य के बीच विभाजित है, ये भी सही है। इसमें राज्य के राज्यपाल, सांसदों, विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है? नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। तो क्या भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। ये क्या कहता है? भारत में संविधान संशोधन की शक्ति केवल संसद को दी गई है। संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया दी गई है। संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया प्रावधान किया गया है। तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1935 में विधानसभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो ये किया था 1935 में संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था? ये सबसे पहले M.N. राय ने। ये इन्होंने 1934 में दिया है, इसमें 1935 का जगह 1934 में सबसे पहले M.N. राय ने संविधान सभा का सुझाव दिया था। संविधान सभा में
अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो ये थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। यह मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल भी थे। मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। मौलिक अधिकारों से संबंधित जो उप समिति के अध्यक्ष थे वो क्या थे? जे.बी. कृपलानी थे। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर संविधान सभा की मसौदा तैयार करने वाली समिति के सदस्यों में से एक थे। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद संविधान के 15 अनुच्छेद थे, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। इनको छोड़कर इनको जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया, बाकी शेष को 26 जनवरी 1950। तो इन 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया था, बाकी शेष संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या इस प्रकार थी: डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एन. गोपाल स्वामी अय्यर सदस्य थे, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन. माधव राव थे, जो इनके स्थान पर पहले कौन थे? बी.एल. मित्र थे, टी.टी. कृष्णमाचार्य थे। इन्होंने वर्ष 1949 में डी.पी. खतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरा टॉपिक। एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषताएं क्या हैं? तो एक संघीय राज्य की प्रमुख विशेषता केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। तो राजधानी क्या है? द पावर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट, केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये सबसे अच्छी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 1 है। भाग 1 में क्या है? तो भारत के संविधान संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो बर्मा को भारत से अलग किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो भारत राज्यों का संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 2 में देखेंगे क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के बनाई गई विधियां। भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें आधिकारिक तौर पर सामान्यता के तौर पर मौजूद थी? तो ये कितनी थी? 565। कितनी थी? 565। भारत की स्वतंत्रता के समय 565 देशी रियासतें थी अस्तित्व में थी, जिनमें भारत का लगभग 48% क्षेत्र और 20% जनसंख्या शामिल थी। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है संघीय राज्य, अर्धसंघीय राज्य, संघ राज्य, एकात्मक राज्य। तो क्या कहता है? भारत क्या है? क्या कहता है? एक संघ राज्य है। भारत क्या है? एक संघ राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। तो
उत्तराखंड कब बना था? उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर 2000। ये उत्तर प्रदेश का पहाड़ी इलाका काट कर इसे विशेष दर्जा दिया गया। उत्तराखंड की स्थापना देख लेंगे 9 नवंबर 2000 को, उत्तर प्रदेश से अलग करके 27वें राज्य के रूप में गठित किया गया। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को और झारखंड 15 नवंबर 2000 को। इस समय वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 किया गया। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो त्रिपुरा को 1972 में भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान करता है? तो भारतीय संविधान में औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी तंत्र, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। इससे भी लिया गया, इससे भी लिया गया, इससे भी। औद्योगिक क्रांति से कुछ नहीं लिया गया, तो ये कोई निर्माण में योगदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और प्रस्तावना। भारत के संविधान की शुरुआत किससे होती है? तो ये होती है किससे? प्रस्तावना से। किससे? प्रेमबल से, प्रस्तावना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है केवल महिलाओं को समान अवसर, मौजूदा प्रणाली में संशोधन करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, शिष्ट वर्ग के प्रति पक्षपात, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव किसके? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपके लिए गए हैं फ्रांसीसी संविधान से। कहाँ से लिए गए? फ्रांस से लिए गए। भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है आमुख लेख, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आमुख कहा जाता है, यानी कि प्रेमबल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को, सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता अखंडता को। तो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को। वर्ग 1 वर्ग 2 से उचित मिलान करिए। वर्ग 1 क्या कह रहा है? प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में लोगों को बाह्य आंतरिक मामलों में निर्णय लेने की सर्वोच्चता, लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त, नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता। ये तो इसको मिला लेंगे। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता। भाईचारे का अर्थ है सभी लोगों को समान, लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने की सर्वोच्च अधिकार। ये प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है। प्रजातांत्रिक, लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, और भाईचारा सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में। तो इस प्रकार से देख लेंगे कौन सा हो जाएगा? एक का बी, फर्स्ट का बी, या आपका आंसर सही हो जाएगा सी वाला। कौन सा? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। तो ये हैसियत और अवसर, अव्यक्त और विश्वास, विचार और व्यक्त, अवसर और अभिव्यक्ति। तो ये किसकी स्वतंत्रता देता है? हैसियत और अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा के रूप में माना गया है? तो ये संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना सहित अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 18 दिया है। अनुच्छेद
और 15 दिया, 19 दिया, 32, तो क्या अनुच्छेद 29 के हिसाब से होता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है तथा अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, उन्हें संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 में क्या दिया है? अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार तथा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुच्छेदों उनके प्रावधानों के साथ मिलान करिए। मिलाओ। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 संबंधित है क्या? विधि के समक्ष समानता, सेकंड वाला हो जाएगा। फिर क्या है? अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? कार्यों के प्रबंध की धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, तो क्या हो जाएगा? पहले का बी, दूसरे का सी, पहले का बी, दूसरे का सी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को क्या गारंटी दी गई है? शोषण के खिलाफ अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बच्चों का रोजगार, समानता का अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में दिया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 25-28 किस का अधिकार से संबंधित है? तो 25 से 28 आपको पता होगा, ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से? 25 से 28 तक। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से 14 से 18 तक समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत एवं शिक्षा अधिकार 29-30, संवैधानिक अधिकारों का उपचार ये क्या है? 32 है। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं और अहस्तांतरणीय हैं। मौलिक अधिकार उम्र पर आधारित हैं, हस्तांतरणीय अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। ये पॉइंट आपका क्या है? ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। मूल अधिकार असीमित नहीं है। राज्य द्वारा युक्त निर्बंधों के आधार पर इसको सीमित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूलाधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा निषेध शामिल नहीं है? बेगारी का निषेध, अस्पृश्यता का निषेध, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध और तस्करी का निषेध। तो अस्पृश्यता का निषेध जो है वो इसमें शामिल नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अस्पृश्यता का निषेध शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव का व्यापार, बालाश्रम प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध का प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? उत्प्रेषण, निषेध, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पक्षाघात। तो ये क्या? उत्प्रेषण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। इसमें उत्प्रेषण का शब्द है प्रमाणित होना या सूचना देना। इस याचिका का उपयोग तब किया जाता है जब किसी मामले का स्थानांतरण को जो निचली अदालत में लंबित है या किसी वाद में निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की आवश्यकता होती है। संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अभी मैंने बताया था?
ये आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 1922, शोषण के विरुद्ध का 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृत का एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 थे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? तो ये अनुच्छेद 29 में, अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 29-30 में बात की गई है। 26 में क्या, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशेष धर्म के विरोध के लिए करों के समुदाय के संबंध में स्वतंत्रता है। के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास। किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण संविधान के किससे? मौलिक अधिकार से। किससे? मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये अनुच्छेद 32 के तहत। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है, ये यूएसए से लिया गया। कहाँ से? ये यूएसए से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से। किससे? अनुच्छेद 21A से। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29-30 में संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहित करना था? तो ये 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। ये क्या है? मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो ये किसको सौंपा है? उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर दी जाती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, मध्यकार प्रक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधि समता यानी कानून के सामने समानता की बात करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सरदार सरोवर सिंह की समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। क्या थे ये? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध है? तो ये आपके अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A में 51A में जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। परंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराना था। तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इसमें से किस भाग में किया गया था? ये भाग 4 में किया गया। किसमें किया गया? भाग 4 में किया गया। भाग 4 के काम में निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद को विकसित करना, भारतीय संप्रभुता, अखंडता, एकता की रक्षा करना। ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? तो ये क्या? कितने? 11। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये हैं आपके 11। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? सरोवर सिंह की समिति। कौन थे? सरोवर सिंह की समिति। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में वोट डालना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। क्या हो जाएगा? लोक चुनाव में वोट डालना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया? तो यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार तथा वनों का और वन्य जीवन की सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये अनुच्छेद 48A के अंतर्गत आते हैं। क्या? अनुच्छेद 48A के अंतर्गत आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो ये आपका क्या? समान कार्य, समान शिक्षा, समान वेतन, समान नागरिक संहिता, इनमें से कोई नहीं। भारत के अनुच्छेद 44 में वन्य जीव सुरक्षा के बारे में बात की गई है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देश के पर्यावरण तथा संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं, तो ये आते हैं अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो क्या? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता की बात अनुच्छेद 44 में की गई है। निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो राज्य को नीतियां बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिए गए हैं? तो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। 42वें संविधान के संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 39 का में क्या है? अनुच्छेद 39 का में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 43 का में उद्योग एवं अन्य उपक्रमों में कर्मकारों की भागीदारी। 48 का में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन, वन तथा वन जीवों की रक्षा। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। तो महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है महिलाओं को शिक्षित करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग से उल्लिखित हैं? तो ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व से उल्लिखित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अधिनियम 51 को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। संविधान के राज्य निर्देशक तत्व सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया गया है। ये आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व गांधी दर्शन से संबंधित है। भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है वो है आपका गोवा। समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कानून होता है जो सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। ये कहाँ है? गोवा में लागू। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य सिविल कोड लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता है, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसे केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है? धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसे प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है? संविधान में संशोधन करने का अनुमोदन करती है, गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करती है, धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देती है, प्रस्ताव व संकल्प प्रस्तुत करती है या संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है? तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। कौन सी नहीं है? तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा।
राज्यसभा संविधान में संशोधन के अनुमोदन में शामिल होती है। राज्यसभा गैर धन विधेयकों पर विचार करती है, अनुमोदन कर सकती है, धन विधेयक में संशोधन का सुझाव भी दे सकती है। राज्यसभा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। राज्यसभा भारतीय संसद का एक सदन होने के नाते संघीय संसद में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। अतः उपर्युक्त सभी विकल्प राज्यसभा की शक्तियों को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं आपके उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति को परिभाषित करता है। उपराष्ट्रपति का पद भारत में दूसरा सबसे उच्च संवैधानिक पद होता है। वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसे संविधान के अनुच्छेद 64 में परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो ये अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जो सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति रक्षा बलों के सर्वोच्च कमान रखते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कानून द्वारा नियंत्रित होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया हो संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। तो ये आपका कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या उसने पद धारण किया है संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता कौन लागू करता है? तो आचार संहिता लागू करते हैं कौन? याचिका समिति। मंत्री द्वारा प्रस्ताव विधेयक को क्या कहा जाता है? मंत्री द्वारा प्रस्ताव विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है। मंत्री द्वारा जो विधेयक पेश किए जाते हैं उन्हें सरकारी विधेयक कहा जाता है। आर्टिकल 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम इतने सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो ये कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में विधानसभा में किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या संविधान के अनुच्छेद 170(1) के अनुसार 500 से अधिक नहीं हो सकती, जबकि न्यूनतम संख्या 60 से कम नहीं हो सकती है। अपवाद स्वरूप गोवा और मिजोरम में 40 तथा सिक्किम राज्य विधानसभा में 32 ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा संसदीय कार्यवाही के वास्तविक समय में बहुभाषीय अनुवाद को सक्षम करने के लिए प्रारंभ किया गया AI संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भाषानेट पोर्टल, शिक्षावाणी या संसद भाषिनी, संसद भाषा हेतु या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका संसद भाषिनी है। क्या? संसद भाषिनी। भारतीय संसद द्वारा संसदीय कार्यवाही के वास्तविक समय में बहुभाषीय अनुवाद को संचालित करने के लिए प्रारंभ किया गया AI संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम संसद भाषिनी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य बहुभाषी समर्थन को बढ़ाना, संसदीय संचालन में सुव्यवस्थित करना और संसदीय बहसों एवं अभिलेखों का विशाल अभिलेखागार तक पहुंचने में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त की गई हैं? तो ये आपका अनुच्छेद 105 के अंतर्गत, अनुच्छेद 105 में। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल के कार्यों में सहायता करने में मंत्रिपरिषद की भूमिका का वर्णन है। संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये आपका अनुच्छेद 356 के अनुसार, 356 के अनुसार भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के। तो ये विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो महाभियोग की शक्ति। महाभियोग की शक्ति क्या है जो राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? महाभियोग की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है, जबकि राज्यों के विधान परिषद को महाभियोग की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? तो महाराष्ट्र ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक।
भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक दिसंबर 1986 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर रोक दिया था। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति थे। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जो है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये है लोकसभा अध्यक्ष के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? तो अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का मेन मुख्य कार्य कानून बनाना है। क्या है? कानून बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ये किसको है? ये है संसद को। संसद को किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद के पास होता है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो ये क्या है? वैधानिक निगम। वैधानिक निगम। लोकसभा में पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा में पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(2) के अनुसार संसद में निम्न सदन में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो लोकसभा में मतदान करते समय जब टाई की स्थिति में स्पीकर को मत डालने का अधिकार होता है। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। ये देख लेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। का कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। वी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति बने जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक था। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। बी.डी. जत्ती राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद 11 फरवरी 1977 को 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। तो वी गिरी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बी.डी. जत्ती, ये 3 लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात को नियत से वादा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी पुस्तक, ये आपका संसद विधानसभा से शीर्षक का भाषण कहाँ से दिया था? संसद संविधान सभा से। संसद या संविधान सभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 9, कितने? 9 व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति को क्षमा देने का शक्ति प्राप्त है, ये अनुच्छेद 72 के द्वारा। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। कौन से थे? नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई
82 तक रहा। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। यह कहा जाता है क्षमादान। नीलम से नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को कम करने या क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। जब राष्ट्रपति द्वारा दंड या का चरित्र बदले बिना सजा मात्रा को कम कर दिया जाता है तो इसे परिहार या क्षमादान कहते हैं। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। कौन से हैं? 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक था। और इस समय भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। वो किस नंबर के हैं? वो हैं 15वें नंबर के। कौन से? 15वें नंबर के। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य उपरोक्त में से कौन से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा चुना जाता है? किसको? तो ये चुना जाता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तय हुए थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी का निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। ये भारत के 6वें राष्ट्रपति था और ये पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जेल भी गए थे? तो ये आपके कौन थे? वीवी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? तो निम्नलिखित में से संसद। क्या है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये आपका किसके पास? राज्यसभा के पास। उपराष्ट्रपति को यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपने पद को छोड़ना होगा। उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व दी गई हो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो यह आपका अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3। कितना? 1/3 सदस्य पद नियुक्त हो जाते हैं। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए कितनी है न्यूनतम आयु? 30 वर्ष है। कितनी है? 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 2018 से राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और इसके अध्यक्ष वेंकैया नायडू थे। निम्न में कौन राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? तो ये आपका क्या है? यह गैर धन विधेयकों पर विचार अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 13 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। 13 मई 1952 ईस्वी से 17 फरवरी 1956 तक थे। वर्तमान में भारत की 18वीं लोकसभा चल रही जिसके अध्यक्ष ओम बिरला हैं। लोकसभा सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि पंचायत चुनाव में कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि 1 घंटा हो सकती है। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का अर्थ होता है जब कोई महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की अवधि क्या है? तो लोकसभा में 1 माह। क्या है? 1 माह। लोकसभा सदस्यों द्वारा निजी गैर सरकारी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि 1 माह होती है, जबकि सदस्यों को सरकारी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि 7 दिन होती है। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इसकी संख्या 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कितनी सीट्स हैं, मतलब कितनी सीट्स हैं जिनमें अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ? तो ये आपकी सीट्स कितनी हैं? ये है आपकी 543। कितनी? 543। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या यह आपका है 552। कितने? 552। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो लोकसभा में 131 सीटें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सुरक्षित हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो ये कौन थे? जीवी मावलंकर थे। भारत निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल का सर्वाधिक हिस्सा रहा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा अध्यक्ष के पद पर कौन रहा है? तो ये है डॉक्टर बलराम झाकड़। डॉक्टर बलराम झाकड़। डॉक्टर बलराम झाकड़ 22 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1985 तथा 16 जनवरी 1985 18 दिसंबर 1989 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में 80 हैं। कितने हैं? 80 हैं। संसद में गुजरात राज्य की कितने सीटें आवंटित हैं? संसद में गुजरात राज्य की कुल सीटें जो हैं वो हैं 26। कितने हैं? कितने हैं? 26। सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संसद में पूछ रहा, मैंने लोकसभा की बता दी। लोकसभा में 26 है और प्लस राज्यसभा में ये है 11। तो 26 और प्लस 11 कितनी हो जाएंगी? 37। तो कुल सीटें कितनी हैं संसद में? अगर पूछे तो 37 है, लोकसभा में पूछे तो 26 है और राज्यसभा में पूछे तो कितने? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम कितने? 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो सांसद निधि की वर्तमान राशि है 5 करोड़ रुपए। कितनी है? 5 करोड़ रुपए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत 5 करोड़ रुपए है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करने की नियुक्त करते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148। किसके? अनुच्छेद 148 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्त करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति को। प्रश्न, वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है तारांकित। क्या बोला जाता है? तारांकित। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है? तो ये संघवाद दर्शाता। क्या है? संघवाद। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यवस्था का प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 महीने तक। 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो यह है राज्यों के मुख्यमंत्री। निम्न में से कौन एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? तो एक हो जाएगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? तो मोरारजी देसाई, देवीलाल, लालकृष्ण आडवाणी, वीपी सिंह। वीपी सिंह कभी भी उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव, बलवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल, लालकृष्ण आडवाणी हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोकसभा की कुल संख्या का 15%, लोकसभा की कुल संख्या का 15%। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 तथा 164वें संशोधन कर मंत्रिपरिषद का आकार नियत कर दिया गया। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु जहां सदन की संख्या 40 या उससे कम है वहां अधिकतम मंत्रिपरिषद की संख्या 12 होगी। संविधान सीईसी चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या ते वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं। तो वो कितने 65 वर्ष की आयु तक, कितने 65 वर्ष की आयु तक। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो संसद के खर्च जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो ये 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, क्या 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हुआ था। तो ये थे वीपी सिंह के द्वारा, वीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? तो ये थी लगभग 2 हफ्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल एवं राज्य मंत्रिपरिषद संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका के विस्तार, अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? यह अनुच्छेद 175 अनुच्छेद 175 के अनुसार। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 175 में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, सदन को संदेश भेज सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण तथा अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध का प्रावधान करता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। ये किसके तहत है? संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद कहाँ कहाँ है ये देख लेंगे। वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, याद रखेंगे। तो इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है? तो इसमें कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसको? भारत के राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। भारत के संविधान में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है?
तो भारत के राज्यपाल के विरोध में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक काल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के किसी राज्य के राज्यपाल का आधिकारिक जो काल है वो कितने समय का होता है? वो होता है अधिकतम 5 वर्ष का। अधिकतम 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। केवल 1, केवल 2, केवल 1, तो इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह अनुच्छेद किसमें? 333 में। 2019 में 104 को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त होती है। किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल को विधानसभा सत्रावसान की शक्ति प्राप्त होती है। यह अनुच्छेद 174 के अंतर्गत। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी भी विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल कौन प्रमाणित करता है? भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए राज्य विधानसभा का अध्यक्ष कौन? राज्य विधानसभा अध्यक्ष बिल को पारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय कौन घोषित करता है? ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदाधिकारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो ये अधिकार परीक्षा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये परमादेश रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कोई विशेष पदाधिकारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया। उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो 28 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के और केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो ये 65 वर्ष है। कितने? 65 वर्ष। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग भारत के केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो अनुच्छेद 124। कौन सा? अनुच्छेद 124 भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले में उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय के सामने स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो ये आपका किसमें? उत्प्रेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी। 9 सचित उच्च न्यायालय हैं। 9 सचित उच्च न्यायालय हैं। तो 9 सचित उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा हैं। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा हैं।
नवसृजित उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा है। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश के 25वें उच्च न्यायालय का सृजन हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, तो विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण इलाहाबाद हाई कोर्ट है। क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? स्वीकृत 160 है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में 134 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत 15 है। तो इस प्रकार देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा जजों की संख्या कितनी है? 160, इसलिए सबसे बड़ा भी है, विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह कम से कम इतने साल के लिए उच्च न्यायालय का 2 या 2 से अधिक ऐसी अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। तो ये कितने 10 साल तक, कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक ऐसी अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 5 वर्षों की। कितनी? 5 वर्षों की। नेक्स्ट क्या है? पंचायती राज। जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेशा किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था वर्ष तो 1996 में। कब? 1996 में। जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 में लागू किया गया, जिसे पेशा भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा निष्पादन अनुदान योजना के अनुसार पंचायतों को प्रदान किए जाने वाले वित्त पोषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में पंचायतों के निष्पादन में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, ग्रामीण शासन में निजी क्षेत्रों की भागीदारी का समर्थन, शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास। तो इसका मुख्य उद्देश्य प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में पंचायतों के निष्पादन में सुधार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के उप प्रधान का कार्यकाल कब समाप्त होता है? जब तक कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अन्यथा निर्धारित न किया जाए। तो ये ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ ही इनका समाप्त हो जाता है। किस समिति आयोग ने भारत के ग्रामीण शासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये की थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्षों की सीटों और कार्यालयों पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिकतम सीमा के अधीन है। तो ये कितना आरक्षण मिलता है? ओबीसी को 27%, ओबीसी को 27%, एससी और एसटी और ओबीसी कुल मिलाकर कितना है? 50% से ज़्यादा आरक्षण ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर का प्राथमिक कार्य नहीं है? विधानमंडल द्वारा अनुमत करों से परे अतिरिक्त कर लगाने की शक्ति प्रदान करना, एक जवाबदेह तंत्र के माध्यम से शिकायत निवारण की सुविधाएं प्रदान करना, पंचायत सेवाओं के स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करना, ग्राम पंचायत स्तर पर सेवा समयबद्धता इस पर दिशा निर्देश प्राप्त करना। तो ये भी है, ये भी है। तो पंचायतों को राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमत करों से परे अतिरिक्त कर लगाने की शक्ति प्रदान करना ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आयोग एसएफसी निम्नलिखित में से किनके बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी है? ए क्या है? राज्य सरकार और स्थानीय निकाय जैसे पंचायतें। बी क्या है? ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन। ग्राम सभा पंचायत में तो ग्राम पंचायत जिला पंचायत। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ए हो जाएगा, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय जैसे पंचायतें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 280(3) ख के अनुसार पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु राष्ट्रपति को सिफारिशें करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो ये आपका होता है केंद्रीय वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280(3) ख के अनुसार पंचायतों में संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिशें करने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग उत्तरदायी है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य विधानमंडल पंचायत राज शासन के किस पहलू को विनियमित कर सकता है? तो आपका पंचायत खातों का रखरखाव और लेखा परीक्षा। पंचायत खातों का रखरखाव और लेखा परीक्षा। यदि जिला परिषद के किसी ग्राम पंचायत के बजट को संशोधन के लिए लौटा दे तो क्या होगा? यदि जिला परिषद किसी ग्राम पंचायत के बजट को संशोधन के लिए लौटा दे तो ग्राम पंचायत को निर्धारित समय के भीतर बजट को संशोधित करके पुनः देना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? परियोजनाओं का जल वितरण प्रबंधन सहायता करना है, सही है। भूमि चकबंदी में सहायता करना, सही है। केंद्रीय बैंक नीतियों का कार्यान्वयन, ये गलत है। कृषि और बागवानी का संवर्धन और विकास, सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय सरकारी संस्थाओं में संबंध में पीके थुंगन समिति 1989 की प्राथमिक सिफारिश क्या थी? पीके थुंगन की समिति की प्राथमिक जो सिफारिश थी वो क्या थी? संवैधानिक दर्जा प्राप्त करना और समय समय पर चुनाव निश्चित करना। संवैधानिक दर्जा प्राप्त करना और समय समय पर चुनाव सुनिश्चित करना। स्थानीय सरकारी संस्थाओं के संबंध में पीके थुंगन 1900 प्राथमिक सिफारिश पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्राप्त करना और समय समय पर चुनाव सुनिश्चित कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची उन 29 विषयों को सूचीबद्ध करती जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित? तो ये 11वीं अनुसूची। कौन सी? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है। इसमें कितने 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। वो किसके बारे में? नगर पंचायतों के विषय में। 73वां संविधान संशोधन किससे के तहत पंचायतों में वित्तीय समीक्षा के लिए किस अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए? तो ये कब किया जाना चाहिए? प्रत्येक 5 वर्ष में। प्रत्येक 5 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की कुल सीटों का कितना हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो एक तिहाई। कितनी सीटें? 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। पंचायती राज मंत्रालय कब स्थापित किया गया? पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना सन 2004 में की गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो पंचायती राज संस्थाएं। किसको? पंचायती राज संस्थाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित अनुच्छेद 243 के अंतर्गत बनाई गई किसी भी विधि की वैधता पर अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। भारत का चुनाव आयोग कभी राज्यों में परिसीमन का जिम्मेदार है। संसद के पास पंचायती चुनाव का विशेष अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय परिसीमन विवादों को समीक्षा कर सकता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग का अनुदान किस समयावधि के कवर करने हेतु किया गया था? तो ये आपका 2005 से 10 में था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो ये आपके राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। क्या? राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 को। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सुधारों के प्रस्तावों में निम्नलिखित में से किस समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये आपका सबसे ज्यादा एल.एम. सिंघवी समिति ने। 73वें संविधान संशोधन यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार कोई राज्य किस स्थिति में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं करने का विकल्प चुन सकता है? तो यदि राज्य सरकार विशेष प्रस्ताव पारित करती है, यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? यदि भारत के राष्ट्रपति छूट प्रदान करते हैं या यदि राज्य की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है? यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे की प्रगति की निगरानी किस स्तर पर की जाती है? तो ये की जाती है आपके उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य और जिला स्तर पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना का आदेश देता है? तो यह अनुच्छेद 243 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, भाग नंबर 9। ग्राम पंचायतों के लिए किस भाग में? 9वें भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है? तो ये नगर पालिका, क्या नगर पालिका, नगर पालिका का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान किसके द्वारा शासित होता है? तो राज्य की संचित निधि से मुख्यमंत्री द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री द्वारा। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं पुनरुद्धार के लिए एल.एम. सिंघवी समिति का निर्माण किया गया था। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले से लागू किया? तो राजस्थान के नागौर जिले से। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत संसद द्वारा 73वां 74वां संविधान संशोधन कब किया गया था? किया गया था आपका 1992 में, 1992 में, दिसंबर 1992, जबकि इसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो ये आपकी 11वीं अनुसूची में। किसमें? 11वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243। भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर है? तो ये 3 स्तर पर। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के समायोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ये आपका करता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का प्रावधान होना। 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता। 46 का समाज के कमजोर वर्ग SC/ST के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रखी गई है, क्या रखा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? तो सर्वप्रथम भारत की महिला सरपंच कौन थी? तो ये थी आपकी छवि राजावत। छवि राजावत राजस्थान के राज्य के टोंक जिले के सोडा गांव के सरपंच। इन्होंने 2014 सरपंच के साथ नंबर 1 2013 की नवस्थापित महिला बैंक के निदेशक मंडल में उनकी नियुक्ति की गई। छवि किसी ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच है। ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो ग्राम सभा में निम्नलिखित में से वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं। पहली राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया? किसके द्वारा घोषित किया गया? तो ये आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। कब? 24 अप्रैल 2010 को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में, उपरोक्त सभी स्थानों में। तो कहाँ? पंचायती राज निकायों में। भारत में पंचायती राज की स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? तो भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं। राजस्थान और आंध्र प्रदेश। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? ये आपका नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में नहीं है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो ये आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस समिति के कार्य ने पूरे देश से पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने। किस ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? कम से कम कितना? 2/3
3, कितना 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ये ग्राम सहकारी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन संविधान का 73वां संविधान संशोधन नियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो ये क्या है? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 भाग के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन है? तो ये है आपकी पंचायत। क्या है? पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर होता है, ये होता है आपका पंचायत समिति। पंचायत समिति। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। तो ये आपका 1992 में 73वें है संविधान संशोधन में। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली का एक स्तर नहीं है? तो यह नगर परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? तो ये वर्ष 2018 में 25वीं सालगिरह मनाई गई है। 1992 में संसद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं के रूप में जाना जाता है तो ये कौन सा? ये है 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। ये क्या है? पंचायत। क्या है? पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? तो ये आपका है 104वां संविधान संशोधन 2019। 104वां संविधान संशोधन 2019 में संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। तो आर्थिक आरक्षण भारतीय संविधान के 103वें संशोधन, कौन से? 103वें संशोधन जो 14 जनवरी 2019 से 14 जनवरी 2019 से 104वां संविधान संशोधन क्या था? वो भी 2019 में हुआ था। जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे उसको समाप्त किया गया। 103वां संविधान संशोधन क्या? आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। ये 14 जनवरी 2019 से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? तो सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से। किससे? संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र और राज्य तथा मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है? तो ये आपका हो जाएगा ए। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है? तो ये आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 91वां संविधान संशोधन। क्या कहता है? 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या सदन के कुल सदस्यों से 15% से अधिक नहीं हो सकती। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी थी? तो ये आपका 1989 का 61वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 73वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार अनुच्छेद 21वें ए में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है? ये संबंधित है दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ से। भारतीय संविधान का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो ये होती है प्रथम। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो ये किया गया है नीति आयोग। कौन सा? नीति आयोग।
15 मार्च 1950 से योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग यानी नीट का फुल फॉर्म देख लेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से एक संवैधानिक संस्था नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। योजना आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। 2015 में इस योजना को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। आर्थिक आसूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन है? तो आर्थिक आसूचना परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है वित्त मंत्री। कौन होता है? वित्त मंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा नहीं गया था? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। इसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया था और तब 22 भाषाएं शामिल हैं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। तो इसमें से कौन सी भाषा को नहीं जोड़ा गया था? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसमें बोडो भी जोड़ी गई थी, डोगरी भी जोड़ी गई थी, मैथिली भी जोड़ी गई थी, संथाली भी जोड़ी गई थी, चारों भाषाएं जोड़ी गई थी। इसलिए क्या इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है? तमिल, संस्कृत, अंग्रेजी, तेलुगु। तो क्या है? अंग्रेजी। कौन सी नहीं है? अंग्रेजी। 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं देख लेंगे। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये कौन सी सूची है? ये है आपकी 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया था? तो ये आपका तमिल भाषा को। सरकार द्वारा सबसे पहले प्रतिष्ठित भाषा का सम्मान तमिल भाषा को दिया गया। इस वर्ष 2004 में यह दर्जा प्राप्त हुआ। संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013, उड़ीसा 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। संविधान की 8वीं सूची में भाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो क्या है? चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है। ये क्या है? गलत है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? तो ये लेते हैं आपके कौन? भारत के राष्ट्रपति। यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा? तो उसे निम्न में से पहला ऑप्शन, किसी विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 6% वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते। ये क्या हो जाएगा? तो किसी विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 6% वोट जीते या कम से कम 2 सीटें जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध है? तो चुनावों के समय घृणाजनक भाषण, पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण उपयुक्त सभी हो जाएंगे। भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता आयु क्या है? 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? तो अधिकतम कितनी है? 65 वर्ष। राजनीतिक दल निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल कांग्रेस पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, बहुजन समाज पार्टी। तो एक राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है? नेशनल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनको देख लेंगे। बहुजन समाज पार्टी 1984, भारतीय जनता पार्टी 1980, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंख का पंजा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया हथौड़ा, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से
चुने जाते हैं। तो ये होता है क्या, 11 सीटें कम से कम कितनी, कम से कम 11 सीटें जीतनी होती है। राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में कम से कम 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ साथ किसी राज्य या लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, अथवा लोकसभा में से कम से कम 2% सीटें अर्थात लोकसभा में 543 का 2% मतलब 11 सीटें जीतना आवश्यक है। उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। तो बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 लागू होता है। अनुच्छेद 359 राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। संविधान में कानूनों, सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों, न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता 7वीं अनुसूची के निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है, तो ये आपका केवल संघ सूची में शामिल है। किस अनुच्छेद, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है, तो अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 29 है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा पर अधिकार की रक्षा करता है, तो ये आपका अनुच्छेद 21 है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधार विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है, तो दिया है अनुच्छेद 142। किसमें, अनुच्छेद 142। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, तो आपका अनुच्छेद 338। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत आपात के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है, तो यह आपका अनुच्छेद 359। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशेष शक्तियों के रूप में जाना जाता है, तो यह है साइबर कानून। निम्न में कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, तो 343 में संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं, तो किसको, धन विधेयकों को छोड़कर। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव का प्रतिषेध ये किसमें किया गया, अनुच्छेद 15 में। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, तो ये आपका किसमें किया गया है, ये आपका किया गया अनुच्छेद 24 में। कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 में। अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 में। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के दी गई निम्न में किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित है, तो ये आपका 10वीं अनुसूची में। किसमें, 10वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों, 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं, तो ये आपके आते हैं 10। कितने आते हैं, 10। अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक का राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है, किसके द्वारा, अनुच्छेद 108 के द्वारा। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके, तो यह अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय, जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है, तो ये 23वां, कौन सा, 23वां अनुच्छेद।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है आपका अनुच्छेद नंबर 14। क्या? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित हैं? तो यह आपके भारत की नागरिकता। 5 से 11 में क्या दिया है? नागरिकता। भाग 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 किस पहलू से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका चुनाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? तो चुनाव का उल्लेख किसमें किया गया? 324 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो ये करता है पंचायती राज प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार को भारत रत्न और पद्मश्री प्रारंभ किया गया है? तो ये अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह आपके अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 49। भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो यह आपको किसमें? 6ठी अनुसूची में। भारतीय संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? तो भाग 11 जो है वो नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या संघ। तो भाग 11 नहीं होगा, सॉरी, ये अनुच्छेद 11 होगा। ठीक, अनुच्छेद 11 नागरिकता से संबंधित है। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो ये क्या किया गया है? ये किया गया है 5वीं अनुसूची में। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो अध्यादेश किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 223 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो यह आपका कहता है अनुच्छेद 75(1). भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 213। इनमें से कौन सी संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? तो इनमें से संघ सूची के तहत कोई भी विषय कौन सा नहीं? सार्वजनिक स्वास्थ्य, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति। तो क्या हो जाएगा? सार्वजनिक स्वास्थ्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लिया गया है? तो समाजवादी शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में लिया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा शासित है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारतीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वृत्ताकार अबेकस पर 4 शेर एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। अबेकस की चित्रावली में 4 अलग अलग जानवरों की मूर्तियां जिन्हें धर्म चक्रों के बीच से अलग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अबेकस की चित्रावली का हिस्सा नहीं है? बाघ, बैल, हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा। तो बाघ नहीं है। क्या नहीं? बाघ नहीं। भारतीय तिरंगे ध्वज अशोक चक्र का रंग कौन सा है? अशोक चक्र का रंग कौन सा है? ये आपका गहरा नीला है। वह वर्ष 1950 ईस्वी में निम्नलिखित किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था? तो ये किसको अपनाया गया था? ये आम को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच का समय अंतराल को कहा जाता है? और प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय को शून्यकाल कहा जाता है। राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में को प्रस्तुत की गई थी। तो राष्ट्रीय कृषि नीति, पहली भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति कब प्रस्तुत की गई थी? 2000
कब? 28 जुलाई 2000 की गई। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि हासिल करना था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इनके अलावा कहीं नहीं है। तो देख लेंगे कहाँ? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो कहाँ? राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो ये आयोग गठित किया गया था ये RS सरकारी आयोग। कौन सा? सरकारी आयोग। तो ये क्या जगह? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था? तो ये आपका पर्यावरण संबंधी कानूनों के लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत का अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए थे? आपका धारा 100 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? ये सोमनाथ लाड़ी। भारत में मानहानि को IPC भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो आपकी धारा 499 में। धारा 499। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक और उदाहरण कौन सा था? तो ये आपका क्या था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्विस्तरीय सरकार। बाकी भारतीय संविधान अनुच्छेद 395 22 भाग 12 अनुसूचियों सहित विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसके प्रमुख विशेषताओं में लिखित विस्तृत संविधान, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, किंतु द्विस्तरीय सरकार इसकी विशेषता नहीं है, बल्कि यहाँ त्रिस्तरीय केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर की सरकार का अस्तित्व है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीन है। भारत की किस राज्य विधानसभा ने 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियां, विधायी, कार्यकारी, न्यायिक का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश। कौन सी सरकार आम लोगों के लिए सबसे करीब है? तो आम लोगों के लिए सबसे करीब कौन सी है? स्थानीय सरकार सबसे करीब है। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची में कौन सा नहीं आता? पुलिस राज्य में आती है, कानून व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया संहिता ये राज्य सूची में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो ये आपका हो जाएगा राज्य सूची में। भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार अधिनियम द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया। कब? 1954 में। कब? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना किस वर्ष की गई ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके? तो ये आपका ऑप्शन क्या जगह? 1993 में। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। बिल्कुल सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी सही है। महाभियोग प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। ये भी सही है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता नहीं। क्या जगह? डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो कैबिनेट स्तर का होता है विपक्ष का नेता, भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर,
भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, क्या विपक्ष का नेता। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम पीसीए के विभिन्न प्रावधानों को संशोधित करता है। तो ये आपका करता है 1988 में। क्या? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? तो ये आपका सन्निहित है धारा 84 में। किसमें? धारा 84 में। मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता के किस धारा में है? तो ये धारा 84 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा है तो अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये 2006 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। भारत संघ, राष्ट्रपति, भारत संघ का कौन मुख्य हो जाएगा? राष्ट्रपति। ग्राम पंचायत का सरपंच, नगर निगम का महापौर, राज्य का राज्यपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो ये क्या शामिल नहीं है? रक्षा व्यय। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है रक्षा व्यय। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो ये सुचेता कृपलानी, जयललिता, ए व बी दोनों। तो ये सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष जे बी कृपलानी से विवाहित थी। पारिवारिक सामाजिक जीवन की पाठशाला है। परिवार सामाजिक जीवन की एक पाठशाला है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था अरस्तू ने। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये प्रतिबंधित कर दिया गया 1993 से। हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से आपराधिक कानून हरियाणा संशोधन 2018 विधेयक पारित किया जो इतने साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषी पाए गए अभियुक्तों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करता है। तो ये 12 वर्ष। विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम, विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था वर्ष 1914 से। वर्ष 1914 से। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन 31 अगस्त 2005 को की अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया। तो ये वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तो राइटर्स बिल्डिंग जो है पश्चिम बंगाल सरकार का भवन है। निम्नलिखित में से क्या नागरिक समाज के रूप से नहीं माना जाता है? तो ये है विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची से निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण अपराध के लिए प्रावधान है? तो ये आपका हो जाएगा अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। तो ये हो जाएगा अनुसूची 1 और 2 में। तो ऑप्शन नंबर डी। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया, जिसके अनुसार अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के द्वितीय भाग में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा यह संरक्षण अधिनियम वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने हेतु लाया गया है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा।